નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આપ જાણો છો કે હોટ ટોપિક કાર્યક્રમ હોય એટલે સળગતા મુદ્દા અને ગરમ મુદ્દાની ચર્ચા કરતા હોય છે. ભલે ઠંડી હોય પરંતુ મુદ્દો ગરમ એટલા માટે છે કારણ કે જોશી મઠની જો વાત કરવામાં આવે તો શું એની જે એ પાતાળમાં સમાઈ જશે એવી ક્યાંક વાતો એટલા માટે ચાલી રહી છે. તમે જુઓ, ઉત્તરાખંડનું જે ચોમેલી જે જિલ્લો છે ત્યાં ઘરે ઘરે તિરાડો પડવાની જે પ્રમાણે ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી રહી છે એને જોતા કેન્દ્ર સરકાર હોય કે પછી ત્યાંની જે સ્થાનિક સરકાર હોય એના દ્વારા જે પગલાઓ છે તે લેવામાં આવ્યા છે, એનું જે ભાડું છે તે એની જે સરકાર છે એ ચૂકવશે. 650થી વધુ લોકોનું જે સ્થળાંતર છે તે તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ આજે એ જાણવું છે કે આ ઘટનાઓ થવા પાછળ, આવું થવા પાછળ મહત્ત્વના કયા પરિબળો જવાબદાર છે, મહત્ત્વના કયા કયા કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે, એની વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરીશું. ને ચર્ચા કરવા માટે ખાસ કરીને જોડાયા છે ડૉક્ટર અજય દાસ, કાર્ટોગ્રાફર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ અર્થ સાયન્સ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીથી. આપનું સ્વાગત છે. ડૉક્ટર નવીન જુયાલ, રેસિડન્ટ રિટાયર્ડ સાયન્ટિસ્ટ, ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી, અમદાવાદથી જોડાયા છે. અને સાથે જ યોગેશ ચુડગર કે જેઓ મોસ્ટ સિનિયર સિવિલ એન્જિનિयर છે, તેમનું પણ સ્વાગત છે. अजय दास, आपसे जानना चाहूँगा कि ये घटनाएं जो हो रही है उसके कारण क्या जवाबदार होता है? देखिए सर, एक्चुअली ये जो मैटर अभी सीन सामने आया है, ये बेसिकली होता है क्या कि हमारे जो टेक्टोनिकल इवेंट्स होते हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, ड्यू टू इनर कोर फोर्सेस, तो ये अर्थक्वेक के इवेंट की वजह से, कुछ टेक्टोनिक इवेंट की वजह से भी इस तरह का हादसा हो सकता है. बट एज इन केस ये जो जोशीमठ का केस है, इसमें क्या है कि ऐसा एज पर न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स और न्यूज़ चैनल जिस तरह का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, वहां से हमें जानने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे साइट पे है नहीं. तो ऐसा इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें जो पता चल रहा है कि जो सिटी अभी जोशीमठ का बना है वो एक लैंडस्लाइड डेब्रिस के ऊपर बना हुआ है. अगर लैंडस्लाइड डेब्रिस के ऊपर कोई सिटी बनता है तो वो एक डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है. अब डिपोजिशनल स्ट्रक्चर का जो इलास्टिसिटी होता है, वो अगर 100 साल 1000 साल पहले बना है तो उसका इलास्टिसिटी का एक स्ट्रेंथ रहता है. उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा, सॉयल पार्टिकल्स में जो जुटने का जो क्षमता होता है वो भी अलग तरह का होता है और स्टैंडर्ड होता है अगर 1000 साल पुराना है. बट अगर उसके ऊपर आप चाहो कि कुछ भी जो मैनमेड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है, या तो कोई टेक्टोनिकल इवेंट जैसे अर्थक्वेक हुआ है, या तो कोई एक्वीफर ब्लास्ट हुआ है, इस तरह का कोई इवेंट अगर होता है वहां पर, देन वो सॉयल लेयर का जो जो सेटअप होता है ना, वो उस एक्वीफर की वजह से, या तो उस लेयर में जो वाटर का पार्कुलेशन होता है, वो पार्कुलेशन फिल्टराइजेशन प्रोसेस जो होता है, वहां पे जाके कुछ डिसिमिलरिटीज हो जाता है और सॉयल डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, जिसके वजह से एक जो सॉयल पार्टिकल्स रहते हैं दूसरे पार्टिकल से वो खिसक जाते हैं, जिसके वजह से जो डिसबैलेंस का सिनेरियो तैयार होता है, उसी का रिजल्ट होता है कि बिल्डिंग में क्रैक होना, या तो रोड में क्रैक होना, या तो लैंड स्लाइड होना. सो अब इस तरह का हादसा अगर होते रहेंगे, इस तरह का हादसा होते रहेंगे, तो उसके लिए बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस ही जिम्मेदार है. और जो कंस्ट्रक्शन अगर किया जा रहा है विदाउट एनी, मानो के स्लोप जो ग्रेडियंट है उसको मान्यता नहीं देकर, क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है और उस बड़ा फैक्टर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करके हम प्रॉपर प्लानिंग बना के फिर उसके ऊपर हम एक कंस्ट्रक्शन वगैरह या तो कुछ भी हम करें तो उसको करना चाहिए. तो शायद मे बी के एक्वीफर ब्लास्ट हुआ है, या तो कोई टेक्टोनिक इवेंट अर्थक्वेक स्मॉल सा हुआ है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि इस तरह का हादसा अभी हो रहा है. ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि वो जो जोन है, वो जो सिटी का लोकेशन है, वो स्पेसिफिकली जो हमारे सिस्मिक हैजार्ड जोन आता है, वो जोन नंबर 5 में आता है ये सिटी. तो बेसिकली वो ऑलरेडी एक सिस्मिक हैजार्डस, मतलब वेरी हाई हाई उसका रिस्क है, उस जोन में ये सिटी है. और उस जोन में अगर और इसके ऊपर और एक के डेब्रिस के ऊपर वो सिटी बना हुआ है, तो ऑलरेडी वहां पे अगर पानी का कोई भी पर्कुलेशन अगर होगा, तो वो जो सॉयल लेयर्स है वो तो डिसइंटीग्रेटेड होगा ही, और उसके वजह से डिसबैलेंस भी अर्थ सरफेस में आ जाएगा. तो जिसी का नतीजा सामने आ रहा है हमारे पास, ऐसा मुझे लगता है. नवीन, आपको पूछूंगा कि हाँ। भूगर्भीय स्थिति के आधार पर कौन से जो कदम है वो उठाए जाएंगे? अभी से पहले, सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि जो अभी दास साहब ने कहा कि सडनली वहाँ जमीन है
जमीन में जो कोहेसिवनेस था मिट्टी का वो खराब हुआ है। पर मैं उस इलाके में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ और अभी मैं 2 महीने पहले वहीं से आ रहा हूँ और मैंने अभी एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी वहाँ के लोगों को। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि ये कारण क्या है। तो मैंने कहा कि ये कारण सिंपल सा है। 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक जिन्होंने कहा कि इसमें वो डेफिनेटली ओल्ड लैंडस्लाइड मतलब अतीत में आया हुआ भूस्खलन था जो ओली के ऊपर से ट्रिगर हुआ था। एज हमको उसकी नहीं पता है और वो नीचे तक फैलता हुआ अलकनंदा तक गया हुआ है। इसके मिडिल स्लोप में जोशीमठ टाउन बैठा और जोशीमठ टाउन के लिए जो पानी की जो व्यवस्था होती है वो ग्राउंड वाटर से होती है, नेचुरल स्प्रिंग के वाटर होता है। जब तक वहां बसाहट कम थी तो ग्राउंड वाटर की जो लोगों के जो कंजम्पशन था वो काफी कम था। उसके बाद क्या हुआ कि 1962 के वॉर के बाद, क्योंकि ये टाउन हमारा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टाउन है, चाइना एकदम बगल में बैठा हुआ है, हमको डिफेंस चाहिए थी, डिफेंस का कैंटोनमेंट बना, कंस्ट्रक्शन बढ़ा उसके ऊपर और जितना जब कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा तो लोग भी वहां आने लग गए। उसके कारण क्या किया उन लोगों ने कि वहां के जो बोट पत्थर थे, जमीन थे, उसको खोदना वगैरह शुरू किया और इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि उसमें पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं रही। मैं डोमेस्टिक वाटर की बात करता हूँ। इसका फलस्वरूप यह हुआ कि 1976 में मिश्रा कमेटी का गठन हुआ। वो कमिश्नर गढ़वाल था, एनडी तिवारी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मिश्रा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो आज की तारीख में भी वैलिड है। उन्होंने कहा था यहाँ से कोई पत्थर नहीं हटाया जाए, यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है या डोमेस्टिक वाटर है या नेचुरल वाटर है इसको प्रॉपर लाइनिंग के थ्रू नीचे नदी में भेजा जाए, यहाँ से कोई एक्सकेवेशन न किया जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि जो उसका स्लोप है जो नदी के नीचे से जाता है, जोशीमठ का स्लोप, जो लोग बद्रीनाथ गए उनको पता होगा, इस पे आपको रिवर ट्रेनिंग मेजर्स करने पड़ेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने बरसात बढ़ने दिया और हमने उसको पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे। ऑन टॉप ऑफ इट वहां पे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को हमने आमंत्रित किया। एक है तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर आपको याद हो ऋषि गंगा का जो फ्लड आया था वो प्रोजेक्ट इस शहर से 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, जहां पे 200 लोग मरे थे, उसकी टनल जो जाती है वो जोशीमठ के नीचे से जाती है। और दूसरा एक बाईपास रोड बना रहे हैं जो जोशीमठ के नीचे से बन रही है। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की दोनों कमेटी का मेंबर रहा हूँ। जब हमको हाइड्रो पावर के जो 2013 का जो केदारनाथ का डिजास्टर हुआ था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें हम मेंबर थे। हमने उस वक्त भी कहा था कि ऊंचाई के इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न बनाए जाए। एनीथिंग अबाउट 2500 मीटर हमको कोई टेम्परिंग नहीं करनी है। और दूसरा भी जो सेकंड कमेटी बनी थी, 4 धाम रोड वाइडनिंग कमेटी, उसका भी मैं मेंबर था। हमने कहा यहाँ पे रोड आप हाईवे मत बनाइए इतना चौड़ा, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेन बनाइए और ये बाईपास तो बनना ही नहीं चाहिए। उन्होंने उसको भी बाईपास कर दिया सारा। तो 3 फैक्टर मैं ला रहा हूं इसके ला करके। एक कि इरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, डेफिनेटली जो दास साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आपने लोड बेरिंग का तो असेसमेंट किया ही नहीं है और 4-4 मंजिल का होटल बनाए जा रहे हैं। तो कौन बना रहा है होटल? लोकल आदमी तो बना रहा है। जब इस बात को मैंने उठाया तो लोगों ने कहा कि परमिशन किसने दी? परमिशन सरकार ने दी है। तो सरकार सो रही थी क्या वहां पे? और जब उसके बाद टनल बनाने का किसने इजाजत दी? इस फ्रेजाइल इलाके में जो कि अर्थक्वेक जोन 5 में आता है और परसों एक भूकंप आया है, छोटे मैग्नीट्यूड का था और इस इलाके में बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना बनी हुई है। ये सेंट्रल सिस्मिक गैप में आता है। और तीसरा, बाईपास रोड को जब हमने मना किया था उसको किसने चालू किया? तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आपने मुझसे सवाल किया है इससे कैसे बचाया जाए, तो पहला बात तो यह है, क्या हम हाइड्रो पावर को डीकमीशन कर सकते हैं? क्या हम बाईपास रोड को रोक सकते हैं? क्या हम उन होटलों को फिर से उनको डिसमेंटल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं कि जो टेरेन कंड्यूसिव हो। ऐसा नहीं कि पहाड़ में लोगों को आर्किटेक्ट का बारे में ज्ञान नहीं था। हमारे सारे टेम्पल आर्किटेक्ट जो हायर हिमालय में हैं, आप जाके देख सकते हैं, उन टेम्पलों को उस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि जो अर्थक्वेक को रजिस्ट कर सके। इनफैक्ट 1991 का उत्तरकाशी अर्थक्वेक जब आया था, उत्तरकाशी टाउन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन वहां के दूर में एक गांव है, उसका नाम है रैथल। उसमें 5 मंजिल का मकान है। उस मकान को देखने के लिए मैं गया, उसमें कुछ नहीं हुआ था। उस मकान को मैंने पीआरएल में रेडियो कार्बन से डेट किया, उसकी लकड़ी को। वो 420 साल पुराना मकान है। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेडिशन में थी, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस थी, जो वहां के एस्थेटिक के साथ में बैलेंस करती थी, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो जब तक मैंने जो 3 चीजें कही हैं, डीकमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, आप स्टॉप कीजिए बाईपास रोड को, और जो लोड आपने क्रिएट कर दिया सरफेस के ऊपर में उसको कम कीजिए। और जितने भी चैनल्स आपके हैं, जो खुले हुए चैनल्स हैं जहां से पानी सीप कर रहा है, दास साहब ने बहुत सही बोला, इट इज द वाटर विच इज द कल्प्रिट। उसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे, हम जोशीमठ को नहीं बचा सकते। બોલ યોગેશભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ કે જોશીમઠ છે બદ્રીનાથનું દ્વાર માનવામાં આવે છે. તીર્થ સ્થળમાં વધતા
બ્રુસ લખન પાછળ જવાબદાર કોણ માનવામાં આવતા હોય છે? ખરેખર તો શું છે કે ઉત્તરાખંડમાં આવેલા ચારધામ એ આપણા નેચરલ કુદરતી રીતે બનાવેલા ધામ છે અને એમાં જોશીમઠ પણ એમાંનું એક તીર્થ છે. હવે આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ, આ બધું મોડર્નાઇઝેશન થવાને કારણે કુદરતી વ્યવસ્થાને આપણે ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે. ઓફકોર્સ જેને યાત્રા કરવી છે એને માટે ઘણું મુશ્કેલ છે, ચાલવાનું, પર્વતો ઉપર ચડવાનું વગેરે મુશ્કેલ છે. હું પણ ગયો છું એમાં. પણ એ સુવિધા કરવા માટે ત્યાં આગળ જે તે પર્વતો કાપીને રોડ બનાવવામાં આવે છે અને સરળતાથી જઈ શકાય, થોડા સમયમાં ત્યાં પહોંચી શકાય, એ બધી સગવડો કરવાનું અત્યારે આપણે આ મોડર્નાઇઝેશન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે જે કુદરતની જે વ્યવસ્થા છે એને ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે. જે પર્વતો છે એ એની રીતે ગોઠવાયેલા છે. કેવી રીતે બને, ક્યારે બને, એ વાતમાં આપણે ના જઈએ. પણ અત્યારથી 20 વર્ષ પહેલા એ જે રીતે ગોઠવાયેલા હતા એ બધા બરોબર હતા. પણ આજથી 13 વર્ષ પહેલા ત્યાં આગળ રસ્તાઓ બનાવવા માટેની યોજનાઓ શરૂ થઈ અને જે તે સરકાર અને જે તે વિભાગે એની પર પૂર્ણ વિચાર કર્યો છે કે નહીં, એની ટેકનોલોજી, કુદરતી વ્યવસ્થા, આની ઉપર એમણે ધ્યાન આપ્યું હશે કે નહીં એ મને ખબર નથી. પણ 13 વર્ષથી આ પ્રોજેક્ટ આપણે જોશીમઠ ચાલી રહ્યો છે ને એનો બાયપાસ રોડ ત્યાં બનાવવો, એના માટે જે તે પર્વતો કાપીને આપણે રોડ બનાવી રહ્યા છે. કેટલાક પર્વતો તો વચ્ચે નડતા હોવાથી એમાંથી ટનલો બનાવવામાં આવી. એટલે આખું એનું જે પર્વતનું પહાડનું સ્ટ્રક્ચર હતું એને આપણે ડિસ્ટર્બ કરીને અંદર હોલ પાડીને ટનલો બનાવી. ટનલો બનાવવાથી શું થાય છે કે જે ડિસ્ટન્સ 5 માઇલનું હતું એ અડધા માઇલનું થઈ જાય. એ વાત સાચી છે, પણ એના કારણે આખી જે આ સ્ટ્રક્ચરલ વ્યવસ્થા છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ અને એના કારણે બીજા બધા આખા ઉત્તરાખંડમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આને કારણે નુકસાન થયું છે. પણ જોશીમઠનું તો લગભગ 25,000ની ત્યાં વસ્તી રહે છે જોશીમઠમાં. એ 25,000ની વસ્તીને અત્યારે આપણે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે. ત્યાં આગળ ટનલો બનાવવાને કારણે નદીનો પાણીનો જે પ્રવાહ હતો એ કુદરતી રીતે નદીમાં જતો હોય ને આગળ જઈને દરિયાને મળતો હોય, એને બદલે આપણે ત્યાં હોલ કરીને જમીનમાં પાણી ઉતરે એવી વ્યવસ્થા કરીને એના કારણે જમીનમાં અંડરગ્રાઉન્ડ એનું જે સ્ટ્રક્ચર હતું એ બધું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું. કુદરતી રીતે નદીમાં પાણી જવાને બદલે જમીનમાં ઉતરવા માંડ્યું. એટલે આ બધી નબળાઈ ઊભી થઈ. તમે એક એન્જિનિયર તરીકે અને આ વિસ્તારના ભૂગર્ભ વ્યવસ્થાને સમજીને કોઈ પણ કાર્ય કરો તો વાંધો નથી, પણ આ રીતે આ બધું જો ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવે તો ચોક્કસપણે ત્યાં આગળ જમીન બેસી જાય, તિરાડો પડે, પાણી નીચે જવાથી ત્યાંનો ભાગ બધો ખરાબ થઈ જાય. આ જે આખો પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે એ જેણે પણ કર્યો હશે એને પૂરતો વિચાર નથી કર્યો એવું મારું પોતાનું માનવું છે. અને જો એ વિચાર કર્યો હોત તો આને આમ ને આમ રવા દીધા હોત. અને મને ખબર છે કે કેદારનાથ જવા માટે 18 કિલોમીટર જેટલું ચાલવું પડે છે. તો ચાલીને યાત્રા કરો અને ભગવાનની પાસે પહોંચો એમાં કશું ખોટું નથી, પણ એના માટે પણ એવા રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા. અત્યારે તો ટેકનિકલ નવા સુધારા થવાથી હેલિકોપ્ટરથી પણ જઈ શકાય છે. પણ આ બધું જે છે એ આખી યાત્રાનો મર્મ જે છે કે તમારે ભગવાન પાસે પહોંચવું હોય તો સંઘર્ષ કરીને થોડી તકલીફો વેઠીને જવું જોઈએ. એને બદલે આપણે બધી નવી સુવિધાઓ આપવા માંડીએ, એના કારણે આખા ઉત્તરાખંડના આ 4 ધામ જે આપણા મહત્વના યાત્રાધામ છે એને આપણે ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે. તમે બદ્રીનાથની વાત કરો તો બદ્રીનાથનું મંદિર કેટલું સરસ હતું, એની આજુબાજુ એટલા બધા મકાનો થઈ ગયા છે કે દૂરથી ઉભા રહીને બદ્રીનાથનું મંદિર પણ નથી દેખાતું. એટલે આ જાતનું આપણે ક્યાંક કશો કંટ્રોલ થવો જોઈએ. અને આવી જે ટનલો બનાવવામાં આવે છે એના પરિણામે અત્યારે તો પરિસ્થિતિ એવી છે કે જોશીમઠ શહેરને બચાવવાનું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. ખબર નથી અત્યારે આટલો તિરાડો પડી છે, હજુ ને વધુ પડશે. અને એમ કહેવામાં આવે છે કે છેલ્લા કેટલા સમયથી કાગળ ઉપર કામ બંધ કરવામાં આવ્યું છે, પણ હકીકતમાં અત્યારે ત્યાં સ્ટ્રક્ચરલ અને કન્સ્ટ્રક્શન રિનોવેશન કામ ચાલુ જ છે. એટલે આપણી સિસ્ટમ જ આ કેવી થઈ ગઈ છે
કે કોઈ આની પર વિચાર કરતું નથી અને જે તે ઉપરી અધિકારીઓ કાગળ ઉપર સરસ યોજનાઓ બનાવે છે, નીચે એને કોઈ જુદી રીતે એનો અમલ કરવામાં આવે છે. અને આ જે ભૂસ્ખલન થઈ રહ્યું છે એનાથી અલકનંદાની એક તરફની પર્વતો અલકનંદાની બાજુમાંથી એક પર્વતો તોડવાનું કામ ચાલે છે અને એ કાપવાનું કામ ચાલવાને કારણે ત્યાં આગળ ઋષિકેશ કર્ણપ્રયાગ રેલવે માર્ગ બની રહ્યો છે. સારી વાત છે, બધી સગવડો મળે, સુવિધા મળે, પણ આ બધું આ કુદરતના ભોગે નહીં, આ આપણે જે છે જે ગુમાવી રહ્યા છે એનો વિચાર થતો નથી. એટલે મારું માનવું છે એક એન્જિનિયર તરીકે, ઓફકોર્સ આ મારા વિષયમાં આવતું નહોતું, પણ આ જાતનું ક્યારે પણ તમે જમીનને ડિસ્ટર્બ કરો ત્યારે એના ઉપરના ભાગમાં ચોક્કસપણે એની જે મજબૂતી હોય છે એ જતી રહે છે અને ધીમે ધીમે બધી વસ્તુઓ ભૂગર્ભમાં જતી જાય અને તિરાડો પડે, રોડ બેસી જાય, જમીન બેસી જાય. અને અત્યારે તો એટલો ત્યાં બરફ નથી પડ્યો, પણ જો બરફ પડે તો એ મકાન ઉપર મકાનનું વજન ઉપરાંત બરફનું વજન વગેરે વગેરે જોતા ત્યાં પરિસ્થિતિ ખૂબ ગંભીર થઈ શકે છે. એટલે હવે ત્યાંની સરકાર શું વિચારે છે મને ખબર નથી, પણ એક એન્જિનિયર તરીકે મારી સલાહ એવી ખરી કે હવે આખા ઉત્તરાખંડમાં આ બધા જ પ્રદેશોની ઉપર પુનર્વિચારણા કરવી જોઈએ અને આ યાત્રાધામોને અને આ સ્થળોને બચાવવા માટે ચોક્કસ કોઈ પગલાં લેવા જોઈએ. बिल्कुल डॉक्टर अजय, जिस घटना जो सामने आई है, नियंत्रण के कारण कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? यू नो कि इस तरह से होता है कि जब हम जो हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजिकली सोचते हैं कि हमारे जो स्ट्रीम चैनल का ऑर्डर है, एक्चुअली ये स्ट्रीम चैनल ऑर्डर जब स्टार्ट होता है उसको फास्ट ऑर्डर स्ट्रीम चैनल ऑर्डर बोला जाता है और वो लगभग पहाड़ी के ऊपरी हिस्सों में होता है और वैली चैनल के द्वारा वो धीरे धीरे नीचे आते हैं जो नदी के चैनल से. तो वो जो फास्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स है वो तो अपर पोर्शन में रहेगा, बट ये जो सिचुएशन बना हुआ है जोशीमठ के ऊपर, ये ऑलरेडी एक डेब्रिस के ऊपर बना हुआ सिटी है. इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी वो लैंडस्लाइड हो चुका है और वहां पे जमा हुआ है, आर्टिफिशियली जमा हुआ है, ये बाय नेचुरल नहीं हुआ है. ये बाय नेचुरल अगर लैंडस्लाइड हुआ है तो वो जमने के बाद अब जब आर्टिफिशियल वर्क वहां पे किया जा रहा है उसके हिसाब से क्या है, वो जो नेचुरल बॉन्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं कि एक जो नेचुरल फ्लो था स्ट्रीम चैनल का, वहां पे अगर हम एक रोड क्रॉस कर रहे हैं तो देन वो नेचुरल फ्लो को हम रोक रहे हैं. उसके हिसाब से क्या होगा, वो वाटर वहां से डाइवर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लोप. वो स्लोप के मुताबिक जब जाएगा तब उसके हिसाब से जहां पर पानी जमना नहीं चाहिए था वहां पे पानी जमेगा और पानी जमता है तो वो पानी धीरे धीरे सैचुरेटेड करके अदर जो साइड का एरिया है वहां पे सैचुरेटेड हो जाएगा और वहां के जो सॉइल पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब करेगा. अब जब नेचुरल कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तब क्या होगा, तब क्या हम वहां पे ट्रीज को कटिंग कर रहे हैं, उसके सॉइल को हटा रहे हैं तो वो ड्राइनेस आ जाएगा, वहां पे ड्राइनेस शुरू हो जाएगा. अब जब ये ड्राइनेस शुरू होगा तब वहां से वो जो पानी है वो रिलीज करना शुरू हो जाएगा और जिसके वजह से जो नीचे का जमीन होगा, जो सॉइल लेयर होगा, वो खिसकना तैयारी शुरू कर देगा और जिस तरह से वो खिसकते धीरे धीरे डिसइंटीग्रेटेड होगा तो वहां से लैंडस्लाइड और भी होगा. कहीं पे अगर रोड है तो रोड भी नीचे से दब जाएगा या तो क्रैक हो जाएगा या तो वो पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा, वहां पे दूसरी तरह से बिल्डिंग भी गिर जाएगा. सो हमें फास्ट ऑर्डर स्ट्रीम के ऊपर ध्यान देकर उसका जो नेचुरल ड्रेनेज चैनल है उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे नवीन सर ने हमें बताया और योगेश सर ने बताया, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो पूरा प्लान उसको बनाना पड़ेगा जिसके हिसाब से केवल नेचुरल जो फिनोमेना है उसको कोई हानि ना पहुंचे. ये लगता है कि मेरे हिसाब से कि वो नेचुरल जो थीम है उसको बिना बिगड़े हुए हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है वो नेचुरल सीन को ठीक ठाक रख के हमें आगे लेके जाना है, तब जाकर हम उसको डेवलप कर पाएंगे. नहीं तो बहुत मुश्किल है, सर ने बताया कि बचाना बहुत मुश्किल है. के पास आना चाहूँगा कि भूगर्भीय स्थिति का जो निर्माण हुआ है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी वो कामगिरी है वो करनी चाहिए अभी? हाँ, हालांकि वो उनकी राज्य सरकार है वो तो कामगिरी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी कामगिरी करनी चाहिए? देखिए वहाँ पे जो जैसे चुगर साहब ने बताया, जो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टनल जो एक बड़ा मुद्दा वहाँ पे है, ये जो टनल है ये हाइड्रो पावर के एनटीपीसी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उसको केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है. जब 2013 की केदारनाथ की त्रासदी हुई
और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, रवि चोपड़ा कमेटी का नाम था उसका मैं एक मेंबर था। हम लोगों ने ये उस कमेटी में सारे इलाके का वो किया, मूल्यांकन किया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये कहा था कि आप लोग ये बताइए कि बम्पर से बम्पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो ये उत्तराखंड में बने हैं उनका क्या रोल रहा है 2013 की आपदा को बढ़ाने में। ये हमारा मैंडेट था, उसको टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि 27 ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, कम थे, बाकी प्राइवेट पार्टीज के थे। 27 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 2000 मीटर के आसपास के ऊपर के इलाके में बने हुए थे। वो सारे जो प्रोजेक्ट थे उनके डिस्ट्रॉय हुए थे। हमने उसमें संस्तुति ये दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हर हिमालय में न बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट बंद थे, उसमें एनटीपीसी भी था, जो क्या इनका है, क्या बोलते हैं, एनटीपीसी वालों का है जो प्रोजेक्ट है जोशीमठ के पास। पर पिछले कुछ सालों में उसको ओपन कर दिया गया क्योंकि ये दलील दी गई भारत सरकार का है। खैर, लेकिन देखिए सचेत हम क्यों नहीं हुए, इसकी दो इंजीनियर साहब बैठे हैं, दो इसके एक जो आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके दो टनल, एक जहां से बैराज होता है उसको हेडरेस टनल बोलते हैं और जहां से पानी बाहर निकलता है उसको टेललेस टनल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जहां से हेडरेस टनल की चल रही है जो बैराज के पास से, जहां पे 200 लोग दब के मरे, वो उस इलाके वहां पे उन्होंने डायनामाइट का इस्तेमाल किया, 4 किलोमीटर तक टनल बनाई। और जहां से टेललेस टनल थी, जहां से पानी को बाहर निकलना था पावर प्रोजेक्ट के लिए, वहां से 3 किलोमीटर तक की टनल बनी थी। और जब वो बनी तो 24 दिसंबर 2009 को उसको बोलते हैं टनल बोरिंग मशीन, टीबीएम 2009 24 दिसंबर को 3 किलोमीटर में फंसी हुई है। आज 2022 हो गया है, वो मशीन वहीं फंसी हुई है। जब क्यों फंसी, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक वाटर बॉडी को इनकाउंटर किया और इतना ज्यादा पानी निकला कि जितने भी उनके नेचुरल स्प्रिंग्स थे जोशीमठ के, वो मैक्सिमम ड्राई होने लगे। और इसने एक ट्रिगर किया। तो सरकार को ये पता था अच्छी तरह से कि इस इलाके में टनल जो बना रहे हैं ये इतना इजी नहीं है। अभी तक वो टनल अनलाइंड है, लाइनिंग नहीं हो रखी उसके अंदर। उसके बाद क्या होता है कि अभी देखिए हाल ही में 1 हफ्ते पहले मटमेला पानी निकलना शुरू हुआ। और मारवाड़ी एक जगह है जोशीमठ से नीचे, जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो जोशीमठ से नीचे अलकनंदा में उतरते, तो जगह का नाम है मारवाड़ी। वहां जेपी कंस्ट्रक्शन के 150 लोगों की कॉलोनी है। ये उस कॉलोनी के बीच में मटमेला पानी निकलना शुरू हुआ और सारे लोगों को इवैक्यूएट करवाएगा, तभी ये हल्ला मचा है। तो लोगों ने कहा पानी आ कहां से रहा भाई, मटमेला पानी तो नेचुरल स्प्रिंग से आता नहीं है। तो लोगों ने कहा कि 2021 फरवरी 7 तारीख को जो मलबा घुसा था हेडरेस टनल से, यानी बैराज से जो मलबा अंदर घुसा था और पानी भी घुसा था, ये पानी अब बाहर निकल रहा है। अब वो पानी बाहर क्यों निकले, क्योंकि टनल जो है अभी 4 किलोमीटर ही बनी है। तो जो उन्होंने डायनामाइट का इस्तेमाल किया, और डायनामाइट के इस्तेमाल करने के कारण जोशीमठ शहर के नीचे के जो रॉक्स है उसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हुए। ये पानी फाइनली उस फ्रैक्चर से बाहर निकला। उसका नतीजा ये निकला है कि जो डिस्प्लेसमेंट था बिल्डिंग्स का वो एक्सेलरेट कर गया है। तो केंद्र सरकार को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। भाई स्टेट गवर्नमेंट अपनी टीम भेज रही है, मुझे कल ही पता चला कि एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है केंद्र सरकार ने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने डिजास्टर मिटिगेशन सेल के लोगों को भेजा वहां पे। लेकिन केंद्र सरकार को ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस ढंग के इंटरवेंशन, जो चौगर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि इतने फ्रजाइल इकोसिस्टम के अंदर में जिस ढंग से हम लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसको एकदम रोकना पड़ेगा। और उसके बाद उस टेरेन को समझते हुए, उसकी धारक क्षमता को दिमाग में रखते हुए ही वहां पे विकास की प्रक्रिया करनी चाहिए। मुझे पता, मुझे बिजली चाहिए, एकदम चाहिए, मुझे रोड भी चाहिए, पर किस टाइप की बिजली और किस टाइप का रोड, इसका निर्धारण कौन करेगा? दिल्ली में बैठी हुई सरकार करेगी या आम जनता जो उत्तराखंड में रहती है वो करेगी? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। બિલકુલ દર્શક મિત્રો, મહત્વની બાબત એ છે કે ઉત્તરાખંડના ચમોલીના જોશીમઠ બદ્રીનાથનો જે દ્વાર માનવામાં આવે છે, પરંતુ અત્યંત જે આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે ત્યારે કેન્દ્ર હોય કે પછી રાજ્યની ત્યાંની સ્થાનિક સરકાર હોય, એને અલગ અલગ જે પ્રયત્નો છે એ તો કર્યા છે, પરંતુ ડૉક્ટર નવીન, ડૉક્ટર અજય અને યોગેશભાઈ, આપે ખૂબ સરસ એવું માર્ગદર્શન આપ્યું, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો ઉત્તરાખંડના ચામોલીની જે આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, હવે સરકાર તો તપાસ કમિટીની રચના કરી દીધી છે, કેન્દ્ર સરકારે પણ કરી છે અને પુષ્કરધામીએ ખુદ રૂબરૂ મુલાકાત પણ કરી છે। હવે આગળ 641 થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। હવે આવનારા સમયમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે તે તો સમય જ બતાવશે। હોટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ। નમસ્કાર।